लेकिन आप इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। क्या आपने उसके दिल में झांक कर देखा है कि वो अल्लाह के कितने करीब है? हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको आपसे ज़्यादा पसंद करता हो सकता है अल्लाह के नज़दीक उसके दर्जात आपसे ज़्यादा बुलंद हो। नया मौलवी लॉन्च कर दिया गया, बहुत ऊंची ऊंची उछल उछल के वो इमरान खान साहब के खिलाफ। मरे हुए को मारना बहुत आसान होता है ना। मैंने इनको समझाया भी था मौलवी साहब को कि आप अपने प्लेटफॉर्म की इज्जत करें और करवाएं, लेकिन मुझे लगता है उन्हें बात समझ नहीं आई और उन्हें बात समझानी पड़ेगी और बार बार समझानी पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैं एक बड़े अहम इशू पे बात करना चाहता हूँ मैं और मुखातिब होना चाहता हूँ जनाब मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से। और मैंने कभी उनके बारे में वीडियो नहीं बनाई या उनके जो पॉलिटिकल ख्यालात हैं इसके बारे में कभी इजहार नहीं किया। ज़िंदगी में एक दो मरतबा सिर्फ उनके बारे में बात की और वो मैंने इसलिए बात की कि मैंने उनसे सीखा है बदकिस्मती से। तो नाज़रीन शुरू करते हैं कि इंजीनियर साहब ने स्टेटमेंट क्या दिया। तो इंजीनियर साहब, आपने फरमाया कि ये डिजिटल दहशतगर्दी की आपने टर्म इस्तेमाल की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आपने इस्तेमाल की कि ये डिजिटल दहशतगर्दी करते हैं। फिर आपने टीटीपी से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कसूरवार करार दिया अपने स्टेटमेंट में। फिर आपने कहा कि एक जमात मुनज़्ज़म तरीके से पूरे इदारे को रगड़ा लगा रही है। तहरीक इंसाफ को आपने ये कहा कि और ये कहा कि मुनज़्ज़म तरीके से कर रहे हैं। दूसरा आपने कहा कि पाकिस्तान का नज़रियाती कत्ल कर रहे हैं फ़ौज पर तनकीद करके, ये नज़रियाती दहशतगर्दी है, आपने ये भी करार दिया। फिर आपने कहा ये फ़ौज पर बतौर इदारा एक हमला हो रहा है, यानी पूरे इदारे के ऊपर ये अटैक है। फिर आपने इमरान खान साहब की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हुए कहा कि इमरान खान का पता नहीं क्या माजी है और मुस्तकबिल पता नहीं क्या होना है, ये भी आपने कहा। फिर आपने फितना कत्ल से बड़ा जुर्म आपने कहा करार दिया, कुरान पाक में वाकई है। और आपने फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उनके लोगों को फितना करार दे दिया। अब इसके बाद आपने कहा कि ये सारी सियासी बातें करने के बाद आपने कहा कि हमारा ये प्लेटफॉर्म सियासी नहीं है, इसलिए मैं इस लेवल पर नहीं उतरता। यानी आप कुछ और भी बताना चाह रहे थे, क्योंकि आप ये कह रहे थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी से बदतरीन जमात आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करार दिया। अच्छा जी, इसके बाद आपने कहा कि तलबा इनके हाथों गुमराह हो रहे हैं। हिटलर से आपने इमरान खान साहब को तशबीह दी और फिर आपने ये भी क्लेम किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 टुकड़े हो चुके हैं और मज़ीद टुकड़े भी होंगे, ये आपने पेशन गोई की। इसके अलावा आपने कहा कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगे। अब ज़रा ये जो आपका स्टेटमेंट है इंजीनियर साहब, इसकी मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1, डिजिटल दहशतगर्दी, ये टर्म आपने कहाँ से सुनी? ये तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब बोलते हैं, या ये टर्म जो है वो मरियम नवाज बोलती हैं, या ये टर्म जो है PMLN के लोग ज़्यादातर बोलते हैं। तो मुस्लिम लीग नून और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो टर्मिनोलॉजी है डिजिटल दहशतगर्दी, जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुतारफ़ करवाई थी, इसको आपने बड़ा क्लैरिटी के साथ ये कह दिया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और ये डिजिटल दहशतगर्द हैं। आपने बयानिया अपनाया एक मखसूस सिमत का, जिनको 17 सीटें मिली हैं, जो इलेक्शन हार चुके हैं, PMLN और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। फिर आपने TTP से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कसूरवार करार दे दिया। अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान इंसानों का कत्लेआम करते हैं और PTI एक सियासी जमात है, उन्होंने किसी एक का भी कत्ल नहीं किया, वो सिर्फ अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं। और अगर जमहूरियत है इस मुल्क में तो सबको अपना मौक़िफ़ बयान करने की इजाज़त होनी चाहिए। फिर आप कह रहे हैं कि एक जमात मुनज़्ज़म तरीके से पूरे इदारे को रगड़ा लगा रही है। देखें, इमरान खान साहब ने बार बार कहा, अभी जो उन्होंने खतूत लिखे हैं आप उनको पढ़ लें, उसमें इमरान खान साहब ने क्या कहा। इमरान खान ने कहा कि फ़ौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। वो तो फ़ौज को ओन कर रहे हैं। ये जो तनकीद होती है, मैं करूँ, इमरान खान करें, या बाकी जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या जो पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ये लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ तो नहीं है। फ़ौज को तो हम अपना पेट काट के पालते हैं। फ़ौज जो है वो तो हम अपना खून पसीना एक करके फ़ौज के लिए बजट इकट्ठा करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी मजबूत फ़ौज हो। ये पूरा पाकिस्तान यही चाहता है। मामला फ़ौज का नहीं है, मामला ये है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये ऊपर बैठे हुए चंद लोग होते हैं, आप बेहतर जानते हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो गलत पॉलिसियां हैं उनकी वजह से फ़ौज में और अवाम में दूरियां पैदा हो रही हैं। माजी में भी होती रही हैं, अब भी हो रही हैं। जब याया खान था सदर तो उस वक्त भी कई मौलवी साथ खड़े हो गए थे याया खान के, और वो उस वक्त कह रहे थे जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलेगा वो इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलेगा, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलेगा वो फितना है, फितने को कुचल दिया जाए। फितना कुचलते कुचलते मुल्क के 2 टुकड़े करवा लिए थे, अच्छी तरह याद है। जो लोग उस दौर में ज़िंदा थे उनसे आप पूछ लें, नहीं तो उस दौर की किताबें उठाकर आप पढ़ लें। तो अब ज़रा क्लैरिटी के साथ आ जाएं
कि इमरान खान तो कहते हैं कि फौज मेरी है, मुल्क भी मेरा है, लेकिन जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसियां हैं जिनका मैं आगे जाके जिक्र करूंगा, उनकी वजह से अवाम में और फौज में दूरियां पैदा हो रही हैं। और अपने तीनों खतूत में इमरान खान साहब ने इख्तिताम में बताया कि फौज ये सियासी कार्रवाइयां बंद कर दे, वरना ये दूरियां खत्म नहीं होंगी। और पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के मुल्क के मफाद में है कि फौज और अवाम के बीच में खलीज खत्म हो या कम हो। उसका फार्मूला भी वो बताते हैं कि ये जो गंद आप 70 साल से मार रहे हैं ये बंद कर दें। और ये गंद इमरान खान साहब के दौर में भी इन्होंने मारा है, तो ये बंद कर दें ना। एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी पॉलिसीज पे तनकीद हो रही है कि अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में एक आर्मी चीफ पूरे मुल्क को यरगमाल बना देता है। और ये अब से नहीं हो रहा, हमेशा से हो रहा है। राहील शरीफ की क्या ख्वाहिश थी? एक्सटेंशन। जनरल बाजवा को क्या चाहिए था? एक्सटेंशन। ये जो अभी 26वीं तरमीम पास करवाई गई, जिस तरीके से करवाई गई, उसके बाद हुआ क्या? एक्सटेंशन। 5 साल की मुद्दत मुलाजमत होगी आर्मी चीफ की, और इससे पहले भी यही होता रहा है। तो एक्सटेंशन है ना, एक बंदा अपनी नौकरी की खातिर पूरे मुल्क को दांव पर लगा देता है अपनी बादशाहत की खातिर। इसको नजरियाती दहशतगर्दी आपने करार दिया। ये आप कह रहे हैं कि ये फौज पर बतौर इदारा हमला हो रहा है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तानी अवाम फौज पे हमला आवर नहीं है, ना पाकिस्तानी अवाम फौज से नफरत करती है। पाकिस्तानी अवाम सिर्फ फौजी क़यादत की पॉलिसियों से नाला है करते रहे। इमरान खान का कसूर यह है कि ये वो पहला आदमी है जिसने आम आदमी को समझा दिया कि ये मुदाखलत हो रही है। नवाज शरीफ ने समझाने की कोशिश की, लोग समझने लगते थे, मियां साहब डील कर देते थे। मियां साहब समझाने की कोशिश करते थे, लोग समझने लगते थे, मियां साहब डील कर देते थे। पीपल्स पार्टी ने समझाने की कोशिश की, लोग समझने लगते थे, पीपल्स पार्टी डील कर देती थी। आज इमरान खान का फर्क यह है कि उसने समझाने की कोशिश की, लोग समझ गए, और इमरान खान ने डील नहीं की। तो यह फर्क है, ये मैं आपको बता देता हूं। फिर एक और आपने कैरेक्टर असैसिनेशन की, आपको जेब नहीं देती। इमरान खान के माजी का क्या किसी को नहीं पता? वो खुद अपने मुंह से कहता है मैं कौन सा कोई फरिश्ता था। इंजीनियर साहब, किसी के माजी के ऊपर भी कोई उंगली उठा सकता है, माजी तो किसी का भी साफ नहीं होता। बड़े बड़े सहाबा इकराम के माजी के ऊपर भी लोग उंगलियां उठाते थे। हम तो उनके पैरों की खाक भी नहीं है, हम तो उनके जूतों की खाक भी नहीं है। लेकिन आप इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। क्या आपने उसके दिल में झांक कर देखा है कि वो अल्लाह के कितने करीब है? हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको आपसे ज़्यादा पसंद करता हो सकता है अल्लाह के नज़दीक उसके दर्जात आपसे ज़्यादा बुलंद हो। तो आप उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं कि इसका माजी क्या था, इसका हाल क्या। आप फैसला करेंगे इंसानों के कैरेक्टर्स का, आप फैसला करेंगे कि कौन क्या है। कुछ फैसले रब पे छोड़ दीजिए, उसको ये फैसले करने दीजिए। आपने फैसला करना है तो इस बुनियाद पे करना है कि मेरे मुल्क के लिए कौन ठीक है। आपकी अपनी एक पॉलिटिकल राय हो सकती है, लेकिन आपने कहा कि फितना करार दिया पूरी तरीके इंसाफ को। आपको पता है इन्हें पाकिस्तान में कितना वोट पड़ा है? इनसे बल्ले का निशान छीन लिया, इनसे इनकी तमाम सहूलियात छीन ली, इन्हें दीवार के साथ लगा दिया गया। फिर भी अवाम की सबसे बड़ी तादाद ने करोड़ों की तादाद में निकलकर बदतरीन धांधली और फस्तायत और जुल्म और जबर के बावजूद निशान ढूंढ ढूंढ कर लोगों ने ठप्पे लगाए और इमरान खान के साथ खड़े हुए। आप अंदाजा कीजिए, यानी आप जिन्हें फितना करार दे रहे हैं वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अक्सरियत है। इस तरह तो इंजीनियर साहब, बड़ी माजरत के साथ, आपको भी लोग फितना कहते हैं तो आपका उसके ऊपर दिल नहीं दुखता, आपको तकलीफ नहीं होती जो आप इन्हें फितना करार दे रहे हैं? जब आईएसआई ने मुझे उठाया था, मेरे पे टॉर्चर कर रहे थे, तो मुझे कहते थे तुम फितना हो, और मुझे कहते थे तुम्हारा एक तरफ का बाजू और एक तरफ की टांग काट देंगे। मैं तो अपना काम कर रहा था। मैंने उन्हें कहा जी कोई इलीगल मैंने काम किया है, कोई गैर कानूनी गैर आईनी काम किया है, मुझे अदालत में पेश कर दें। उन्होंने कहा जी अदालतें तुम छूट जाते हो वहां से। तो भैया अदालतों से मैं इसलिए छूटता हूं ना कि आप साबित कुछ नहीं कर सकते। मैं जो बात करता हूं पाकिस्तान के आइन और कानून के दायरे के अंदर रहकर करता हूं, उससे बाहर जाता नहीं हूं। या तो आप आइन और कानून को बदल दें, या फिर जो मैं बात कर रहा हूं मुझे करने दें। जबरी तौर पे लापता करके फितना करार दिया गया था, और वही काम आज आपने किया। पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, यानी आप पाकिस्तान के 80% लोग आज इमरान खान के साथ हैं, 70-80% कम से कम इतने होंगे। सर्वे करवा कर देख लें आप। तो इतने सारे लोगों की आपने इज्तिमाई तौहीन कर दी और आप ये कह रहे हैं कि ये सारे फितना है। ये अफसोसनाक है। आप अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है वो बट्टा लगवा रहे हैं। और मैं एक बात अर्ज करूं, मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि ये इंजीनियर साहब आप नहीं है, ये कोई और आपके अंदर बोल रहा है, या कोई मजबूरी आपके अंदर बोल रही है। आप ऐसे हो नहीं सकते। जिस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को मैं सुनता था चंद साल पहले तक, वो ऐसा था नहीं। मैं और बहुत सारे उलमा इकराम को भी और तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम को सुनता हूँ। मैं शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, कोई भी है, मैं सबको सुनता था। जिससे मुझे कोई अच्छी बात मिलती है
मैं उस अच्छी बात को अडॉप्ट करता हूं। अब नाज़रीन, इस पे आपने ये भी कहा कि हमारा ये प्लेटफॉर्म सियासी नहीं है। सारी सियासत करने के बाद एंड में अगर आप ये कह दें और जान छुड़ाएं तो मैं इंतहाई मादरत के साथ हाथ जोड़ के आपसे मादरत कर लेता हूं। तो सर, ये मुनाफिकत नहीं कहूंगा इसको मैं, तो और क्या कहूंगा? यानी आपने सारी सियासी बात करने के बाद एक पार्टी को फितना करार दे दिया, लताड़ के रख दिया, मुल्क दुश्मन करार दे दिया, उनको डिजिटल दहशतगर्द आपने उनको करार दे दिया, खवारिज से बदतरीन आपने उनको करार दे दिया, और एंड में कह रहे हैं मैं सियासी हुई नहीं, तो मैं तो इस पर बात ही नहीं करना चाहता। और अगर आपकी सियासी समझ बूझ ये कहती है कि पीपल्स पार्टी और PMLN इमरान खान से बेहतर है, तो सर अल्लाह का वास्ता आप सियासत पे बात ही ना किया करें। आप सिर्फ माशी आदादो शुमार उठा के देख लें, इमरान खान के दौर के और आज के उठा के देख लें, आप सिर्फ कारकर्दगी उठाकर देख लें। ऐसा नहीं है कि इमरान खान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पे नहीं था, इमरान खान भी था। लेकिन मुझे हैरत इस बात पे होती है कि नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी, जिन्होंने 1 दर्जन मरतबा अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि हम मुल्क में सिविलियन सुपरमेसी लेकर आएंगे, हम मुल्क के अंदर जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उसके किरदार में वापस भेजेंगे, इन्होंने 1 दर्जन मरतबा कौम को इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। आप इन पर यकीन करने को तैयार हैं? और वो एक आदमी जिसने पहली मरतबा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ झंडा बुलंद किया और उससे 1 मरतबा यह गलती हुई कि उसने एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए और वहां भी उसको धोखा मिला, तो आज अगर वो आदमी खड़ा है तो आप 1 मरतबा उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि आप इमरान खान के बुग़्ज़ में मुब्तला है। इसका मतलब यह है कि आप मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं, आपका मुस्लिम लीग नून से बहुत अच्छा ताल्लुक है और मुस्लिम लीग नून की वजह से आप एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी को टो कर रहे हैं। यानी अब बहुत कुछ ऐसा हुआ है, यानी आप कह रहे हैं कि PTI के 4 टुकड़े हो गए। कौन से टुकड़े हुए इंजीनियर साहब? आज भी इमरान खान जिस पे हाथ रखता है वो लीडर बन जाता है इस पार्टी में, जिससे हाथ उठाता है वो परवेज खटक और मरवत बन जाता है। आप अंदाजा कीजिए ना कहां खड़ी है मकबूलियत बाकियों की। जितने लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हुए वो सारे आज पूरा जोर लगा रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें कर रहे हैं कि जैसे हमें इस पार्टी में से निकलवाया था वैसे ही हमें इस पार्टी में दोबारा दाखिल करवा दीजिए। वो बेचारे सारे कोशिश कर रहे हैं उस पार्टी में वापस आने के लिए। कौन से 4 टुकड़े हुए? कोई ऐसा टुकड़ा नहीं है जिसकी कोई जरा सी भी अहमियत या हैसियत मौजूद हो। इंतखाबी निशान छिनने के बावजूद वो आज दीवार की तरह, दीवार चीन की तरह आपके सामने खड़े। फिर आप माफी का मुतालबा कर रहे हैं इमरान खान से। यार आप उन जर्नैलों को क्यों नहीं कहते जिन्होंने 4 दफा इस मुल्क में मार्शल लॉ लगाया? आप उन्हें क्यों नहीं कहते माफी मांगे जिन्होंने 26 नवंबर को इंसानों का कत्लेआम किया, लाइटें बंद करके, अंधाधुंध गोलियां चलाई, स्नाइपर राइफल से गोलियां चलाई, लोगों को एहतजाज का हक नहीं दिया जिसको आईन में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है कि एहतजाज कर सकते हैं, उनको गोलियां मारी। 9 मई को वजीर आजम की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई, साबिक वजीर आजम की, और उस गिरफ्तारी के बाद जो रद्द-ए-अमल आया फिर वहां भी लोगों को गोलियां मारी गई। उस पर तो आपने कभी नहीं कहा कि वो माफी मांगे। खवातीन की बेहुरमती पे आपने कभी कहा कि माफी मांगे? कभी पाकिस्तान 2 लख्त हुआ आपने कहा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कि माफी मांगे? वजीर आला को 2 दफा अगवा किया गया एक सूबे के, वो बेचारा बताता नहीं है अपनी इज्जत की खातिर, वहां तो आपने नहीं कहा कि माफी मांगे। काला तरीन कानून ये लेकर आ गया पीका के मामले के अंदर। मैं पहले इसके हक में था, आज भी हूं कि सख्त कवानीन बनने चाहिए, लेकिन भाई कोई अदालत तो हो ना जिसके अंदर आप जाएं बाद में। ये तो कानून बना ही नहीं, लाकानूनियत आ गई है, काला तरीन काम हो गया है। पहले आप बोलते थे जब PTI के दौर में ये आ रहा था, आज आप उसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। पार्लिमान पर हमला हुआ, उसके ऊपर आप नहीं बोले। औरतों और बच्चों को अगवा किया गया इस मुल्क में एक आईनी तरमीम के लिए, वहां आपने माफी का नहीं कहा। इद्दत वाला केस, यानी पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख के घटिया तरीन केसेस में से एक केस बनाया गया एक साबिक खातून अव्वल के ऊपर, सिर्फ इमरान खान को और उसकी बीवी को जलील करने के लिए, उसके ऊपर आप नहीं बोले। चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, उस पर कोई हदीस आपको याद नहीं है, उस पर इस्लाम नहीं जागता आपका। अदलिया पर मुकम्मल कब्जा कर लिया गया पाकिस्तान में, इसके बारे में हमारा इस्लाम कुछ नहीं कहता। फ़लस्तीन के मौके पे जो निकलता है उसको डंडे मारते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, इस पर हमारा इस्लाम कुछ नहीं कहता। इंसानी हुकूक की पामालियाँ पाकिस्तान में हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। क्या इस पर बिल्कुल खामोशी रहेगी? इस पर कोई माफ़ी नहीं मांगेगा। जबरी गुमशुदगियाँ हो रही है। मैं खुद जबरी तौर पर लापता रहा, मुझे ISI उठा कर ले गई थी, ले जाके मेरे पे बदतरीन टॉर्चर किया उन्होंने। यही आर्मी चीफ थे जनरल आसिम मुनीर, इनके दौर में लोगों ने इनसे रब्ता भी किया था, और इन्होंने जो कुछ उन लोगों को कहा था वो भी एक वक्त आएगा मैं चीज़ें सामने रख दूंगा। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन मामला ये है कि इनके ऊपर आप क्यों नहीं बोलते, इन पे आप क्यों नहीं आवाज़ उठाते? उनको बोले ना कि वो माफ़ी मांगे। यानी सारा फितना एक तरफ ही है,
यानी जिन लोगों को मार पड़ती है, रोजाना मार पड़ती है, वो जलील होते हैं, रुस्वा होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को तबाह कर दिया जाता है, उनके घर बार को तबाह कर दिया जाता है। यानी मुझे तो आज तक इंसाफ नहीं मिला। तो जिन लोगों के साथ इतनी ज्यादती हो, जब उसके रद्द अमल के अंदर आवाज निकालें या एहतजाज करें तो वो फितना हो गए। वो सोशल मीडिया पे आवाज उठाते हैं, मीडिया पे आवाज उठाते हैं, सड़कों पे निकल कर एहतजाज करते हैं। आपको गुस्सा यह है कि यूके के अंदर आर्मी चीफ के खिलाफ एहतजाज क्यों हुआ? वो फौज के खिलाफ नहीं हुआ। जनरल आसिम मुनीर साहब जो आर्मी चीफ है, उनके खिलाफ एहतजाज हुआ, और वो इसलिए हुआ कि इस आर्मी चीफ ने एक जाली हुकूमत बनाई है फार्म 47 के ऊपर। ना सिर्फ जाली हुकूमत बनाई है, बल्कि जाली हुकूमत बना के उसको जबरदस्ती चला भी रहे हैं, और पाकिस्तान में जुल्म, जबर और फस्तायत का बाजार गर्म किया हुआ है। पाकिस्तान में 2 मरतबा कत्लेआम किया है, इनके दौरे हुकूमत में ही हुआ है जब से ये आर्मी चीफ है, और तब से लेकर अब तक पाकिस्तान में इंसानी हकूक बिल्कुल नापैद हो चुके हैं। इन सारे हालात में जब पाकिस्तान में एहतजाज करने के लिए जो निकलता है उसको निशाने इबरत बना दिया जाता है, तो बाहर मुल्क में लोग एहतजाज भी ना करें तो और क्या करें, आवाज ना उठाएं तो और क्या करें। अब ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से भी आपकी तनकीद है। अच्छा जी, इसमें मैं इंजीनियर साहब, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीलॉग, मैं जाते जाते आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक तो ये है कि इंतहाई माजरत के साथ आपने नून लीग के साथ अपनी वाबस्तगी जो है वो साबित कर दी है। आज आप नून लीग और उन्हें लाने वाली एस्टेब्लिशमेंट की सफ में खड़े हैं सर, इंतहाई माजरत के साथ। तो इंजीनियर साहब, आप मेरे बारे में चंद सवालात उठाएंगे, उनके जवाब मैं आपको दे देता हूँ। नंबर 1, आप ये कहेंगे कि आपने माजी में फाइलें देखी एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर और आपने प्रोग्राम किए, तो बिल्कुल आप दुरुस्त कहेंगे। लेकिन मैंने जो तकरीर की थी उसमें मैंने ये भी कहा था कि पहले मैंने अपने आप को कायल किया। जब मुझे माजी में फाइलें दिखाई गई, सहाफ़ी का काम ही ये होता है कि खबर निकाल कर लाना, तो मैंने बाकायदा शरीफ खानदान को लेटर्स लिखे थे, सवालात भिजवाए थे, इनके पास कोई जवाब नहीं था, और मैं मुतमईन हो गया था कि इन्होंने पैसा लूटमार किया जिसका जवाब ये आज तक नहीं दे सके। लिहाजा मैंने उसके ऊपर काम किया, अरशद शरीफ ने काम किया, बाकी लोगों ने किया। इसी तरह मुझे और अरशद शरीफ को इमरान खान के बारे में भी फाइलें दिखाई गई थी। हमें दावत दी गई और हमें कहा गया जनाब आप ये फाइलें देखें, ये देखें इमरान खान ने करप्शन की है, और हमारे किसी सवाल का जवाब ISI के अफसरान के पास नहीं था। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। और हमने इमरान खान साहब को भी सवालनामा भेजा था और उन्होंने हमें सारी चीजें क्लियर कर दी थी। तो ये फर्क है। यानी एक सहाफ़ी का काम ये है ना कि वो पहले तहकीक कर ले। तो मैंने तहकीक की, मेरी तहकीक में नवाज शरीफ साहब जालिम साबित हुए, उन्होंने लूटमार की हुई थी, लिहाजा उनके खिलाफ मैंने अपने प्रोग्राम्स किए, मैं आज भी उन पर कायम हूं। और मेरी तहकीकात में इमरान खान के खिलाफ ISI ने गलत केस बनाया था, लिहाजा मैंने वो प्रोग्राम नहीं किए और मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूं, और ये चीजें साबित भी हो रही हैं। नंबर 2, आप ये सवाल उठाएंगे कि पीका ऑर्डिनेंस पे मेरा मौक़िफ़ पहले कुछ और था और आज कुछ और है। देखिए, पीका ऑर्डिनेंस था वो, मेरा मौक़िफ़ आज भी वही है। कवानीन को सख्त कीजिए, सबके ऊपर लागू कीजिए, लेकिन कम से कम किसी अदालत में जाने का इख्तियार तो रखिए हमारे पास। ये नहीं होना चाहिए कि एक खास तबके को पीसने के लिए आज पूरी दुनिया का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो ये बता रहा है कि गजा के बाद पाकिस्तान में सहाफ़ी सबसे ज़्यादा गैर महफूज है। क्या इमरान खान के दौर में ऐसा था? ऐसा नहीं था। फिर आप एक और सवाल उठाएंगे कि माजी में एस्टेब्लिशमेंट के मौक़िफ़ पर मैं दुरुस्त समझता था, मेरा मौक़िफ़ क्या था? तो बिल्कुल ठीक बात है, इस पर मैंने कौम से माफ़ी मांगी है, बलोचों से भी माफ़ी मांगी है कि मेरी ये गलत फहमी थी कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की वफादार है। मुझे पता चला कि वो अपने ज़ाती मफादात की वफादार है और वो अपने मफादात को हमेशा पाकिस्तान के ऊपर मुकद्दम रखते हैं, जिसका नुकसान बार बार पाकिस्तान उठाता है। तो मैंने इस पर माफ़ी मांगी है, आपको भी मांगनी चाहिए। आप एक और सवाल उठाएंगे, मैंने अपने अगवाकारों के खिलाफ पाकिस्तान में कार्रवाई क्यों ना करवाई? तो एक तो ये याद रखिएगा, मैंने पाकिस्तान में ये बात कई मरतबा बता दी थी कि मुझे ISI ने अगवा किया, और मैंने पाकिस्तान में बाकायदा पुलिस से भी रुजू किया था, अदालतों के भी दरवाजे खटखटाए थे, किसी ने भी मुझे इंसाफ देने से इनकार कर दिया। और जब मुझे कत्ल करने की साजिश शुरू हुई तो मुझे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा बदकिस्मती से। तो मैंने पूरा जोर लगाया पाकिस्तान के अंदर इंसाफ लेने का, लेकिन क्योंकि वहाँ पे आर्मी चीफ है, लेकिन क्योंकि वहाँ पूरा का पूरा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, तो मुझे इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी और कोई दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। फिर आप मुझे बतौर सहाफ़ी बैलेंस होने का मशवरा देंगे, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ इंजीनियर साहब कि मैं सही और गलत के बीच में बैलेंस नहीं हो सकता। माजी में जब इमरान खान की हुकूमत थी तो मैंने कई चीज़ों पे उन पे इख्तलाफ किया और तनकीद की और भरपूर की। हो सकता है मैं आइंदा भी तनकीद करूं, लेकिन एक बात आप अपने जहन में रखें कि मैं मरे हुए को नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं सहाफ़ी होने से पहले एक इंसान भी हूं और मुसलमान भी हूं। तो तारीख़ की दुरुस्त सिमत में खड़े होना, मजलूम का साथ देना, ये भी हमारी जिम्मेदारी होती है। मैं अगले वीलॉग में नाज़रीन आपको खबरें बताऊँगा। इंजीनियर साहब का बड़े अरसे से उधार था, मैं चाह रहा था कि मैं ना इस बारे में बात करूँ, लेकिन उनके इस क्लिप ने मुझे मजबूर किया। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।